वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अशरम आनंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पिछले साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में और इस साल भी आने की संभावना है या नहीं ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करके जाना है, ये हम पर डिपेंड करता है, राइट। सो सारे के सारे जो 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वन बाय वन हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उनका हिंदी मीनिंग भी बताना चाहूंगी, शाब्दिक अर्थ बताना चाहूंगी, सो डैट कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ये देख पाए कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहने वाला है या नहीं। वैसे तो मेरा हर एक वीडियो जो है ये बायलिंगुअल में ही होता है, कुछ एक वीडियोस ही हमने इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग निकाला है। सो सबसे पहले तो मैं सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको हिंदी में बताना चाहूंगी कि किसको क्या कहते हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि आपको ये वीडियो देखना भी है या नहीं है, राइट। और अगर मेरी मेहनत पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो को आप तक लाने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही ज्यादा बोलना पड़ता है, ये तो आप सुनते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसका पीपीटी रेडी करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम काफी दिल से करते हैं और बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब उसके बदले आपका एक लाइक या एक कमेंट भी आ जाता है। तो वैसे बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं है। सो फर्स्ट हमारा जो है दैट वन इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संचय अवधारणा, संचय अवधारणा। उसके बाद सेकंड वन इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद की अवधारणा। थर्ड वन हम देखने वाले हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी मतलब क्या फ्रेंड्स? ये निरंतरता की अवधारणा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? सामग्री की अवधारणा। ओके, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। अब आती है बात बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यापार इकाई की अवधारणा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं धन मापन की अवधारणा। ओके, फिर आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दोहरे पहलू की अवधारणा। एंड यहाँ पे सेकंड वन इज ऑनगोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ऑनगोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट मीन्स चल रही चिंता की अवधारणा। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की आप बात कर लो तो ये है लागत की अवधारणा, काफी इजी है। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट लेखा वर्ष की अवधारणा, और इसके बाद होगा आपका लास्ट दो बाकी है, दैट इज मैचिंग मतलब मिलान की अवधारणा, और रियलाइजेशन मतलब बोध की अवधारणा कॉन्सेप्ट। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट मतलब होता क्या है कि जैसे एक्यूरल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड इन विच पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड व्हेन अर्न्ड एंड और इनकर्ड। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट में आप ये समझिए कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, और जब आप इनकम कहीं से रिसीव करते हैं तो क्या करेंगे? इनकम साइड में लिखेंगे, राइट। तो उसी वक्त आप नोट कर देंगे इसको, जैसे कि हमने मंथ का हमें 10,000 रुपीज मिला महीने का घर खर्च, और उसके बाद हमने उसको लिख दिया कि कहाँ पे कैसे क्या क्या किसको किसको पे किया, ताकि क्या मंथ के एंडिंग में हमें पता चले कि हमने कहाँ पैसे कितने खर्च किए हैं। या फिर कहीं से कुछ प्रॉफिट आता है तो कैसे कैसे कहाँ से आया वो लिख दिया, उसी वक्त लिख दिया। उसको क्या बोलते हैं? संचय की अवधारणा। फिर ये डे टू डे में हमें पता चलता है कि हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शन क्या है। हमें ना अकाउंट्स को इस तरीके से पढ़ना है कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही काफी सारी चीजों का रिवीजन हो जाए, और जब हम हर एक टॉपिक से 200 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले करके जाए तो वहां पे हमें किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे सेकंड है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवाद की अवधारणा। अब ये किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म is a principle that required company account to be prepared with
caution and high degree of variation, right? All probable losses are recorded when they are discovered, while gain can only be registered when they are fully realized. अब इतना भाषण छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखना है कि कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि आप लॉस, ये हमारा भी नेचर होता है कि जो लॉस होने वाला है ना उसको हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतना लॉस होने वाला है तो इस पैसे में से ये पैसा तो घटा के ही चलो कितना जाने वाला है, लेकिन ये पहले ही सोच के चलेंगे। लेकिन प्रॉफिट को तभी हम रजिस्टर्ड करेंगे तब वो पूरी की पूरी तरीके से आ जाए, प्रॉफिट जब हाथ में आ जाएगा तो अपना, लेकिन लॉस के लिए हम पहले से ही सोच के चलेंगे। दैट वन इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, एक्यूरल कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट दैट द बिजनेस शुड मेंटेन द सेम अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा 31 मार्च से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से पकड़ लीजिए आपका 31 मार्च तक स्टार्ट हो रहता है हमारा। ठीक है, सो दैट यूजर्स of the financial statement or information are able to make meaningful conclusion from the data। जैसे क्या होता है, कोई भी एंटिटी है, कोई भी फर्म है, हमने जब बैलेंस शीट बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सारी चीजें हम क्यों बनाते हैं? ये सारी चीजें इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस बोल रही हूँ, बैलेंस शीट बनाने में, ईयर एंडिंग टाइम में, लास्ट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? ये देखने के लिए कि हमारे हाथ में कितना एसेट बचा है और कितना लायबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ा है। तो उसी तरीके से ये जो निरंतरता, आप जो चीजें नोट करते हो, ये जरूरी है, ये बहुत मीनिंगफुल है फिनेंशियल ईयर के लास्ट में देखने के लिए कि आपकी जगह क्या है, आपकी जो एंटिटी है, आपका जो बिजनेस है वो किस पोजीशन पे आके खड़ा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है और जा रहा है तो कितना लॉस में जा रहा है। तो ये हो गया आपका निरंतरता की अवधारणा। सेकेंड वन इज materiality concept, that is सामग्री की अवधारणा। It refers to the concept that all the material items should be reported properly in financial statement, right? Materials items are considered as those items whose inclusion or exclusion results in significant changes in decision making for the users of business information। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, मटेरियल का मतलब क्या होता है? सामग्री, जो आपके पास मटेरियल है वो क्या है, वो पूरी के पूरी तरीके से प्रॉपरली, एप्रोप्रिएटली वो ट्रांजैक्शंस उसके रिकॉर्ड होने चाहिए कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने सो एंड सो सन्स से कितना लिया है और सो एंड सो सन्स को आपने कितना मटेरियल दिया है, राइट? कितना परचेस किया है और कितना आपने रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें बस इतना याद रखना है कि इन चीजों का रिकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर होने चाहिए फॉर, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए काफी यूजफुल होता है जब आप समझ पाएंगे कि क्या चीजें आई हैं, कितनी चीजें गई हैं, तभी तो सीनियर्स या जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड कर पाते हैं ना कि हाँ भाई हमारे पास इतना मटेरियल था, इतना परचेज हो गया, इतना सेल हो गया, तो इतने का प्रॉफिट बचा, इतने का लॉस बचा, राइट? ये हमारा आधार है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज व्यापार की अवधारणा। A business and its owner should be treated separately as far as their financial transactions are concerned। तो बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। अब ओनर की जो लायबिलिटी है, जैसे घर, और बिजनेस की जो लायबिलिटी मैं बोल रही हूँ, एसेट बोल रही हूँ, लायबिलिटी में समझ लीजिए इसने अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदा, तो ये जो लायबिलिटी है, ये जो लोन है, ये बिजनेस पे के ऊपर नहीं है, ये इसका पर्सनल है, राइट? अब इसमें जो कैपिटल इसने डाला हुआ है, फैक्ट्री में जो मशीन है, ये इसके घर का एसेट नहीं है,
वैसे अगर देखा जाए तो ठीक है, ये पैसे वाला है, इसके पास फैक्ट्री है, इसके पास मशीन है, तो ये कहीं ना कहीं इसको ही अमीर बनाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस रूल में आते हैं तो बिजनेस का अपना अलग एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, और जो उसका ऑनर है वो उसका अपना अलग एसेट एंड लायबिलिटी होता है। सो दिस इज यू हैव टू राइट हियर। फिर देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, धन मापन की अवधारणा क्या है। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग थ्रू रिकॉर्ड्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस मे बी केप्ट सेपरेटली। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने मान लीजिए कि एक बुक शॉप खोली, राइट, एक बुक शॉप खोली। अब उस बुक शॉप में बहुत सारे बुक्स हैं हमारे रखे हुए, उस बुक को हम सेल करते हैं, मान लो कि 50 रुपीज की 50 बुक्स हम हर मंथ में सेल करते हैं, तो हमारे पास 2500 की बुक सेल होती है, राइट। अब ये जो आता है इसमें से काट छाट के हमारा प्रॉफिट क्या बचता है, दैट वन इज आवर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नहीं, यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है। यहाँ पे और क्या कह रहा है, अब मान लीजिए कि उस बुक के साथ जब वो बुक आया, जब वो बुक आपको जो ट्रांसपोर्ट होके आया, उस ट्रांसपोर्ट के साथ बॉक्स आता है, कार्टून आता है, पेपर्स आते हैं, वो रद्दी जो होता है वो रद्दी। अब वो रद्दी जो बच गया, अब अगर आप उसको बेच दीजिए या तो फेंक दीजिए या तो किसी को दे दीजिए, आप क्या लिखेंगे वहां पे कि 1 kg रद्दी भी साथ में आया, नहीं आया। तो दैट वन इज योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धन वाली चीजें जिससे प्रॉफिट आई है वही सारी चीजें आप अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि फालतू की चीजें आप रिकॉर्ड करके कचरा उस बुक को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरे पहलू की अवधारणा। फॉर एवरी क्रेडिट अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट इज मेड, है ना। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट ओनली विद दिस ड्यूअल कॉन्सेप्ट। अब सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि मैंने सपोज कि मैंने बॉटल खरीदा, राइट, तो मैंने बॉटल खरीदा, मेरे पास बॉटल आया, तो इसके बदले में मैंने कुछ कैश भी तो दिया होगा जो गया ना, तो कुछ आता है तो उसके बदले कुछ जाता भी है, फ्री फोकट का कुछ नहीं आता है। दैट वन इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आई होप मैं आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवा पा रही होंगी। अगर कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे वीडियो सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चल रही चिंता की अवधारणा। इन अकाउंटिंग a business is accepted to continue for a fairly long time and carry out its commitment and obligations. These assumes that the business will not be forced to stop functioning and liquidate its asset at fire sale price. Okay? अब जो चल रही अवधारणा है, जैसे मान लो आपके पास बिजनेस का कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर की कोई भी चीज परचेज करनी है तो आपने मशीन बेच दिया, ये बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस रूल के अगेंस्ट है। आपको इन चीजों को अलग रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आपकी जो फंक्शनिंग के लिए है, आपका एसेट अलग होना चाहिए। जैसे दो तरीके की चीजें होती हैं, एसेट होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट होती है, एक करेंट एसेट होती है। तो फिक्स्ड एसेट लाइक मेरे पास घर है, अब मेरे पास अगर खाने का खर्च नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अगर मेरे पास उस वक्त सबसे पहले अगर मान लो कि कुछ सामान रखा हुआ है जो काम का नहीं है, उसको बेचूंगी या घर बेचूंगी। तो लाइक इन द सेम वे कि अगर बिजनेस के लिए जरूरी है तो हम पहले बिजनेस का एसेट, फिक्स्ड एसेट नहीं बेचने जाएंगे, बिजनेस का जमीन नहीं बेचने जाएंगे, कंपनी नहीं बेचने जाएंगे। हमारे पास कुछ शेयर्स है, हमारे पास कुछ सेल्स है, कुछ स्टॉक्स हैं, राइट, तो वो सारी चीजें हम बेचेंगे। तो वो चल रही चिंता की अवधारणा, दैट वन इज हियर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, लागत की अवधारणा किसको बोलते हैं। द फिक्स्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग। Subsequently, these assets are recorded minus depreciation, right? अब आगे मैं समझाती हूँ, पहले ये देख लीजिए। नो राइज और फॉल इन मार्केट प्राइस इज टेकन इनटू अकाउंट, द कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू फिक्स्ड एसेट। ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लीज आप नोट कर लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है फिक्स्ड एसेट के टर्म में। अब सिंपल सी बात है, लाइक आपने 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा अपने बिजनेस के लिए।
अगले साल या 2 महीने के बाद उसमें 10,000 रुपए का खर्च आया, तो ये आपका मशीन जो है ये अब कितने का रह गया, 9,90,000 रुपए का रह गया। तो ये आपकी मशीन का वैल्यू है। अब अगर ये मशीन मार्केट में जो आपने 10,000 में लिया था इसकी वैल्यू घट गई या बढ़ गई, तो आप अपने ट्रायल बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये नहीं लिखेंगे दिस वन इज योर फिक्स्ड एसेट, है ना। तो आप ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि 12 लाख की मशीन या 9 लाख की मशीन, नहीं, कोई मैटर नहीं करता है कि आपने उसको अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, आपने कितने में खरीदा है उसके हिसाब से आप वैल्यू को डेप्रिसिएट कीजिएगा और अपने बुक में उसको शो कीजिएगा। इसी को कहते हैं लागत की अवधारणा। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट क्या है? Each business choose a specific time period to complete a cycle of accounting process, for example monthly, quarterly, annually, एज पर अ फिजिकल और कैलेंडर ईयर। अब बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बहुत सारी फ्रीलांसर्स कंपनीज होती हैं जो हर एक 10 दिन पे, हर एक 7 दिन पे, हर एक 15 दिन पे पेमेंट करती है, कुछ मंथली पेमेंट करती है, कुछ 6 मंथ पे पेमेंट करती है। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस कि उसका अकाउंटिंग ईयर क्या चलता है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ चीजें देखनी है। लास्ट का जो 2 बाकी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मिलान की अवधारणा। दिस प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट फॉर every entity of revenue recorded, every entry of revenue records in a given accounting period, and equal expenses entry has to be recorded for correctly calculating profit or loss in given period। मैंने आपको बताया ना कि आपने कुछ भी परचेस किया है, एक पेन भी परचेस किया है, उसके लिए भी आपने कुछ दिया है, तो कुछ लिया है, कुछ अर्न किया है, कुछ गेन किया है, तो कुछ लूज भी किया है, जो कि आपको सेपरेटली उस बुक में दिखाना पड़ेगा। जहां प्रॉफिट एंड लॉस है वहां प्रॉफिट एंड लॉस की बुक में दिखाना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस अलग बनता है, वहां पे वो अलग दिखाना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होता है? आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस में डिफरेंस क्या होता है? ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 देखेंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि ये मैं अकाउंटिंग के टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और इसको बस रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इन 2 वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले वाले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट अर्न, है ना। रियलाइजेशन मतलब क्या? बोध की अवधारणा। जब मिल जाएगा तभी हम उसको अपना समझेंगे। ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे कि भाई इस शेयर को मार्केट में, मान लो कि किसान ने प्याज की खेती की, उसको पड़ा 20 रुपए पर केजी और उसने सोच लिया कि 6 महीने के बाद इस प्याज का दाम 50 रुपए हो जाएगा तो मुझे पर केजी 30 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, ये हो गया अब ख्याली पुलाव पकाना। आपको जब प्रॉफिट मिले, चाहे वो 22 हो चाहे वो 25 हो, तभी आप समझेंगे कि हाँ 2 रुपए या 5 रुपए पर केजी मुझे प्रॉफिट मिला। दैट वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो कि बोध की अवधारणा उसको कहते हैं। ये क्या है? एन एडवांस और फी पेड इज नॉट कंसिडर्ड a profit until the goods of service have been delivered to the buyer। अब जैसे मान लो कि मेरे को एक क्विंटल गेहूं खरीदना है, राइट, 1 क्विंटल धान खरीदना है, गेहूं खरीदना है। मैंने उसको 100 रुपए एडवांस दे दिए कि भाई चल तू मेरे को 1 क्विंटल गेहूं पहुंचा दे घर पे, या 1 क्विंटल धान घर पे डाल दे। अब बाद में पता चला कि ये, उस वक्त इसको हम लिख नहीं लेंगे कि हमने 1 क्विंटल गेहूं खरीदा या हमने इतना पैसा पे किया या हमने पर क्विंटल गेहूं बेचा मार्केट में तो हमें इतना प्रॉफिट मिला। नहीं, जब तक वो हाथ में आ नहीं जाता, जब तक गले में आ नहीं जाता, तब तक वो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये सारे के सारे टोटल 12 कॉन्सेप्ट देखे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स। कोई भी कमी इस वीडियो में नजर आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सो दैट आने वाले वीडियोस को मैं और भी इम्प्रूव्ड लेवल पे ला सकूं आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।